वेलकम टू फनटेक वीडियो गाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित गौरव। आज हम अपने सीरीज़ का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, तो उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ हम लोग चलते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। हम लोग एक सी का ओवरव्यू, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। इसके पहले हम पिछले ट्यूटोरियल जो लेक्चर 1 है उसमें भी हमने कुछ सी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। तो अगर जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, जो इस चैनल पर नए हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी कि एक प्रोग्राम जो लिखेंगे वो मेरा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, किस वे में हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स आते हैं, कैसा इनपुट आउटपुट हमको डिफाइन करना चाहिए, वो एक बेसिक आइडिया देखेंगे हम लोग इस प्रोग्राम डेवलपमेंट में। देन बात करेंगे कुछ डिज़ाइन मेथड्स का। तो डिज़ाइन मेथड्स का मतलब होता है, जैसे हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, कैसे उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे अप्रोच का यूज़ करते हैं, जैसे टॉप डाउन मेथड, बॉटम अप मेथड, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो बहुत सारे अप्रोचेज का यूज़ करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हम लोग बेसिक देखेंगे डिज़ाइन मेथड्स। तो बात करेंगे आपसे कुछ डिज़ाइन मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लैंग्वेजेस, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, रूबी, बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो बात करेंगे कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस क्या होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने ये कवर किया था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। तो एक ब्रीफ हम लोग आइडिया देखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या क्या होते हैं और इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो जनरली लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में कैटेगराइज करते हैं। आपसे कुछ बात करेंगे हम सी इन्वायरमेंट की। तो सी इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो हम अपना प्रोग्राम करेंगे, तो प्रोग्राम को हम लोग डिफरेंट मशीन्स पे कर सकते हैं। जैसा डिफरेंट मशीन्स कहने का मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, कुछ लोग आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, कुछ लोग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। तो क्या हम देखेंगे कि जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जो हमारा जो सी का जो बेसिक हम लोग प्रोग्राम लिखें या कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में हम लोग रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सी प्रोग्रामिंग, यानी कि हम लोग यहाँ जो अपना सी ट्यूटोरियल हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम जो यहाँ प्रोग्राम करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसके लिए हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, यानी कि हमारा जो एक सी है वो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट में। फिर आपसे कुछ बात करेंगे हम लोग लर्न ऑफ सी लैंग्वेज का स्टेप्स, यानी कि हम कैसे उसको स्टेप वाइज हम लोग लर्न करें। अगर जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें लगता है कि सी प्रोग्रामिंग काफ़ी टफ है, तो आपके लिए एक वे में हम लोग एक प्रोग्रामिंग को लर्न करेंगे, यानी स्टेप्स इन लर्निंग सी प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि अपने प्रोग्राम को एक इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में सिक्वेंशियली हम लोग कैसे लर्न करें। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज का, एक यानी कि अगर हमारे पास एक प्रोग्रामिंग अगर हमको करना है, हमने एक सी का कंप्लीट प्रोग्राम लिखा, तो उस प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखें, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कुल मिला के आज हम लोग कुछ इन टॉपिक पे एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी कि हम जो अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक वेल डेकोरेटेड प्रोग्राम होना चाहिए मेरा, उसमें क्या प्रोसेस हो सकते हैं, क्या उसका हम लोग सिक्वेंशियली स्टेप फॉलो करते हैं। तो एक प्रोग्राम जो होता है, हम लोग जानते हैं प्रोग्राम से मिलकर हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो जो आपका अगर आपका प्रोग्राम अगर अच्छा होगा, तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उसको यूज़र में काफ़ी पॉपुलर होगा। तो एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छे डेवलपमेंट का यूज़ करके हम लोग उसका एक अच्छा आउटकम क्रिएट करते हैं। तो
तो हमको कोई भी अगर प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि हम जो प्रोग्राम करेंगे उसका रिक्वायरमेंट आपका फिक्स होना चाहिए कि सबसे पहले अगर हम उसके रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, तो अगर हमने रिक्वायरमेंट समझा तो हम उस प्रोग्राम को एक इफ़ेक्टिव वे में, अच्छे वे में, एक मोटो के साथ, एक गोल के साथ हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक बार हमने यूज़र रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट कर लिया, यूज़र रिक्वायरमेंट हमको पता चल गया, तो नेक्स्ट बात करेंगे उसके एनालिसिस का। यानी कि उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हमको बेस्ट सोल्यूशन खोजना है। कैसे करेंगे, क्या है वो प्रॉब्लम, उस पर हम लोग बात करते हैं। प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्यों डेवलप करना है, कहाँ पे इसका यूज़ होगा, उसका स्कोप क्या होगा, हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, एक डिटेल एनालाइज करते हैं। तो डिटेल एनालाइज करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज़ पे। हम उसका इनपुट और आउटपुट डिफाइन करते हैं। यानी कि हमारा एक बार जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या इनपुट होंगे, क्या उसके आउटपुट होंगे, इसको हम लोग एक बार सेट करते हैं। जब हमारा इनपुट और आउटपुट सेट हो जाता है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिक का। अपने लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या है उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, क्या लॉजिक होगा, क्या फॉलो करेंगे, क्या स्टेप्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार हमने लॉजिक देखा, फिर उस लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ए सोल्यूशन। कोई भी एक सोल्यूशन है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग डेवलप करें तो उसको एक एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एल्गोरिदम अगर मेरा अच्छा होगा तब मेरा जो प्रोग्राम होगा काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो हमने इनपुट आउटपुट देखा, लॉजिक देखा, और उसका एक एल्गोरिदम हम लोग क्रिएट करेंगे। तो जब आपका एल्गोरिदम अच्छा होगा तब हम लोग प्रोग्राम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि एल्गोरिदम अगर हमारे पास है तो कोडिंग करना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये जो 4 स्टेप्स हैं, जो इनपुट आउटपुट आपका क्लियर होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए और एल्गोरिदम होगा, तब हम अपने प्रोग्राम को एक इफ़ेक्टिव कोड के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। तो जब आपका प्रोग्राम डेवलप हो जाएगा तो नेक्स्ट फेज होता है उसके हर एक आउटपुट को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ जो टेस्ट करेंगे हम लोग, यानी कि जो हम प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को हम लोग मैच करेंगे इस आउटपुट के साथ कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था जो आउटपुट, क्या वो मेरा आउटपुट, इस आउटपुट जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो मेरा जो हमने डिफाइन किया है क्या उसके इक्विवेलेंट है। तो अगर है तो सही है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इनपुट देखेंगे अपना कि क्या वो इनपुट सही है, हमने जो इनपुट डिफाइन किया था सही है, अपना इनपुट देखेंगे। फिर से लॉजिक में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं और फिर से उसका एल्गोरिदम हम लोग उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपका इनपुट आउटपुट लॉजिक और डिज़ाइन अगर अच्छा है तो आपका प्रोग्राम जो कोडिंग होगा एक इफ़ेक्टिव होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक हाउस है, हम एक घर बनाना चाहते हैं। सपोज़ करते हैं कि एक यहाँ पे हम घर बनाना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने एक यहाँ पे डिसीजन लिया कि हमको एक घर बनाना है। तो आपका एक रिक्वायरमेंट हुआ, हमको रिक्वायरमेंट में क्या आया कि हमको एक घर बनाना है, एक हाउस क्रिएट करना है। तो एक बार हमने माइंड सेटअप किया कि हमारा रिक्वायरमेंट आ गया आपके पास कि हमको एक घर बनाना है। तो देन इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। अब ये घर कैसे बनेगा, घर में कितने विंडोज़ होंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे हम लोग, कितने विंडोज़ होंगे, कैसे डोर होंगे, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा मेरा, कहाँ बनेगा। तो एक हम लोग उसका एनालाइज किए। एनालाइज करने के बाद हम लोग उसका इनपुट और आउटपुट डिफाइन करेंगे। तो इस घर में इनपुट क्या होगा, तो घर कैसे बनेगा, तो घर बनेगा कुछ रॉ मटेरियल से, जैसे ब्रिक्स हुआ आपका, आयरन रॉड हो गया, सैंड हो गया, फिर रॉक्स हो गया। इस सब से मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, घर बनेगा। ये आपका इनपुट है, यानी कि ब्रिक्स, आयरन रॉड, आपका सैंड या फिर रॉक्स जो भी हो, उसको हम लोग एक प्रोपोर्शन में मिलाएंगे और प्रोपोर्शन मिला के हम लोग क्या करेंगे, घर बनाएंगे। तो आपका इनपुट क्या है, ये सब इनपुट हुआ आपका। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट आएगा कि कहाँ पे मेरा 2 विंडोज़ होगा, 1 घर में सपोज करते छोटा घर है तो 1 गेट है। तो ऐसा कुछ हमने आउटपुट डिफाइन किया। अब एक बार अगर मेरा इनपुट और आउटपुट डिफाइन हो गया तब इस पे हम लोग लॉजिक देखेंगे कि जो लॉजिक होगा, तो लॉजिक में यानी कि अब हम जो स्ट्रक्चर होगा कैसा बनेगा, 1 रूम का बनेगा, 2 रूम का बनेगा, कैसा हम लोग जो घर चाहते हैं
किस तरीके का वो मेरा घर बनेगा, उस पर हम लोग एक लॉजिक देखेंगे कि किस तरीके से होगा। नेक्स्ट बात करेंगे एल्गोरिदम का। तो एल्गोरिदम ये जो घर होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने लॉजिक किया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पेपर पे, यानी कि हम लोग पेपर पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका कि ये घर कैसे होगा मेरा, किस तरीके का होगा। तो एक हमने उसको पेपर पे राइट किया। जब आपका ये सब कंप्लीट हो चुका तब हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उस काम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ से अब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करेंगे, और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग बार बार उसको टेस्ट करते रहेंगे कि ये जो हमने जो यहाँ पे इनपुट दिखा है और जो मेरा जो प्रेडिक्शन है क्या उसके अकॉर्डिंग ये घर बन रहा है। तो अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से इनपुट को फिर से सही करेंगे, फिर से सही से लॉजिक सोचेंगे, फिर से उसका एल्गोरिदम हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रीवियस टास्क को हम लोग एक बार फिर से हम लोग एक्सेस करते हैं, और उस एक्सेस के बेस पे हम अपने आउटपुट को, यानी कि हमारा आउटकम क्या है कि हमारा मेन फोकस होगा कि इसका आउटपुट जो हो ये काफ़ी प्रोडक्टिव हो। तो ये हम अपने प्रोग्राम को, यानी कि हम लोग जो सी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो ये कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसको हमको फॉलो करने चाहिए। हम नेक्स्ट बात करेंगे डिज़ाइन मेथड्स की। तो डिज़ाइन मेथड क्या होता है, तो डिज़ाइन मेथड किसी भी प्रॉब्लम को, सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसका बेस्ट सोल्यूशन कैसे खोजेंगे हम लोग, क्या है बेस्ट सोल्यूशन। तो बेस्ट सोल्यूशन खोजने के लिए हम लोग उसके कुछ टेक्निक को फॉलो करते हैं। जैसे आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है, तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमको डेवलप करना है, इस प्रॉब्लम का हमको बेस्ट सोल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसका हमने छोटा छोटा सब प्रॉब्लम डिवाइड किया। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सब प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग फर्दर छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपका एक लार्ज प्रॉब्लम आपके सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता है, वो सब प्रॉब्लम भी सब प्रॉब्लम में, यानी कि हम कुल मिला के इसको एक स्मॉलर कंपोनेंट्स यानी स्मॉलर मॉड्यूल हम लोग लिखेंगे, हम लोग स्मॉलर मॉड्यूल बनाएंगे। अब मेरा जो छोटा छोटा प्रॉब्लम हो गया तो अब इसको लिखना इजी होगा। अगर सपोज कर रहे हैं कि हम ये बड़े प्रोग्राम को अगर एक साथ सॉल्व करना स्टार्ट करें, इसको मॉड्यूल मतलब अपने ट्रेडिशनल मेथड से अगर इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हम इसको करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमको देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सब प्रॉब्लम को ये जो प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको राइट करना काफ़ी इजी होगा, इसको हम लोग एक अच्छे वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच। तो एक ऐसा अप्रोच जिसमें एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और जो ये अप्रोच होता है इसको हम लोग स्टेप वाइज डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि जब हम इसको सब प्रॉब्लम को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि जो मेरा जो लार्ज प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम से अगर हमने सब प्रॉब्लम को इनहेरिट किया यानी इसको डिवाइड किया तो हम किसी एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो इस एल्गोरिदम के इंटीग्रिटी को, इसके ऑथेंटिसिटी को हमको बना कर रखना पड़ता है। यानी कि अगर हमने कोई एल्गोरिदम यूज़ किया यहाँ से इसको ब्रेक करने में, तो नेक्स्ट अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमको इस एल्गोरिदम का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ओरिजिनलिटी हमको जो होगा उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रिटी को बना कर रखना होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लार्ज प्रॉब्लम है वो एक छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया। तो इसके एडवांटेजेस क्या आते हैं कि हम स्मॉलर जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से इफ़िशिएंटली उसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम होगा, ये देगा आपका एक मेंटेन करने में, आपका मेंटेनेबिलिटी जो होता है वो काफ़ी एक अच्छे वे में होगा। यानी कि अगर हम लार्ज प्रॉब्लम में सपोज करते हैं, लार्ज प्रॉब्लम को अगर हम लोग मेंटेन करें, अगर कोई एरर अगर हमारे इस प्रॉब्लम में आता है तो इसको मेंटेन करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि कहाँ पे एरर आता है, किस लाइन पे आया, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हैं, तो लाइन्स को, हर एक लाइन को हम लोग एक्सेस करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो छोटा छोटा प्रॉब्लम अगर हमने उसको सॉल्व किया है तो इस छोटे प्रॉब्लम को हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपका स्मॉलर मॉड्यूल होता है, काफ़ी मेंटेनेबिलिटी को हम लोग एक फॉलो कर सकते हैं, एक अच्छा मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को।
नेक्स्ट बात आता है इसका इसका और एडवांटेज हो सकता है, ये रीयूजिबिलिटी देता है। रीयूजिबिलिटी का मतलब कि ये जो आउटपुट सपोज करा कि हमने यहाँ से ये जो मॉड्यूल है, जो मेरे पास जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से हमने इस मॉड्यूल को डिराइव किया, इस मॉड्यूल को ब्रेक किया, इस मॉड्यूल को अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर इसका कुछ आउटपुट आता है, हमने कुछ एल्गोरिदम या फिर कुछ अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट किया इस मॉड्यूल को सॉल्व करने में, अगर सेम प्रॉब्लम सपोज करते हैं कि कोई एक और मॉड्यूल हमने डिराइव किया है, सेम लॉजिक अगर हमको इस मॉड्यूल में भी लिखना है, सेम मॉड्यूल में भी हमको इम्प्लीमेंट करना है सेम लॉजिक को इस मॉड्यूल में, तो हम इसको फिर से लिखने के अलावा हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के मॉड्यूल में यहाँ पे जो हमने डेवलप किया था कोड, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे सिंपली सा। तो सिंपली सा कॉल करने से क्या होगा कि ये जो कोड आपका है यहाँ पे, ये रीयूजेबल हो गया, यानी कि इसका रीयूज हमने कर लिया, तो एक रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो जितने भी हमारे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपका सी, कोबोल, फोर्ट्रेन, ये जो कुछ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो ये जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो कुछ लैंग्वेजेस हैं, ये सपोर्ट करते हैं आपके टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस को। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच की। तो बॉटम अप अप्रोच जो होता है आपका, जो हमने पिछले में देखा था टॉप डाउन अप्रोच, तो उसका इन्वर्स होता है, उसका उल्टा होता है। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में हम लोग डिवाइड करते थे, और उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो कि स्मॉल इन नेचर होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसमें बॉटम अप अप्रोच सिस्टम में क्या होता है, आप छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले कीजिए और इसको सॉल्व करके हम क्या करते हैं, अपने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि हमने सबसे पहले छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, और इस इंटीग्रेट करते हुए हम अपने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत ही ग्रेट फीचर आपका बॉटम अप अप्रोच सिस्टम आपको मतलब प्रोवाइड कराता है। जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस में डबल ओपी कॉन्सेप्ट को फॉलोज करते हैं, जैसे कि C++, C#, पाइथन, जावा, पर्ल और रूबी, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जो कि डबल ओपी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ये जो डबल ओपी कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका एक बॉटम अप डिज़ाइन को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा बाइंडिंग, इनहेरिटेंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या करता है कि जब हम लोग स्मॉलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि आपका एक डेटा रिडंडेंसी जो होता है आपका मिनिमाइज होता है। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि हम लोग सपोज करते हैं कि अपने किसी एक स्मॉल मॉड्यूल को हम लोग क्लास में लिखते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को क्लास में लिखते हैं, तो क्लास डिफाइन करते हैं। तो ये जो होता है आपका सिमिलर मेंबर का कलेक्शन होता है। क्लास में पिछले लेक्चर में हमने देखा था, तो कुछ मेंबर्स और इसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो ये मेथड्स और मेंबर को हम लोग एक्सेस करेंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट से, यानी कि ये कोई क्लास होगा, इसका कुछ नेम होगा, और इस क्लास के नेम का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट ये जो होता है आपका सफिशिएंट है इस क्लास के किसी भी मेंबर को और मेथड को एक्सेस करने में। तो हम लोग इस क्लास का, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट ही पार्टिकुलर मेंबर, क्लास के मेंबर को और क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो एक मिनिमाइज होता है डेटा रिडंडेंसी, और इसको हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, यानी कि हमने अपने कोड को बाइंड किया, अपने कोड को पुट किया एक किसी क्लास के अंदर, और ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो ऐसे बॉटम अप में क्या होता है कि आपका छोटे छोटे स्मॉल प्रॉब्लम को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और इसको इंटीग्रेट करते हुए हम लोग किसी लार्ज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेरा एक वैसा कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें हम अपने किसी भी लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम अपने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में हम लोग डिवाइड करेंगे। अब ये जो सब प्रॉब्लम हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये जो सब प्रॉब्लम होगा आपका, इसको ये स्मॉल होगा, स्मॉल इन नेचर होगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसा हमने टॉप डाउन में देखा था,
वैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका मेंटेनेबिलिटी जो होता है, इसको हम मेंटेन करने में काफ़ी इजी होता है। यानी कि हम लार्ज प्रॉब्लम को किसी लाइन में कोड में कोई एरर आ गया तो हमको यहाँ पे करने में हमको डिफ़िकल्टीज आएगी, लेकिन हमने उसका सब प्रॉब्लम डिवाइड किया है, यानी छोटे छोटे में हमने उसको ब्रेक किया है छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में, तो इस सब प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई आपका एरर आता है तो इसको हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो होता है उसको मेंटेन करने में काफ़ी सफिशिएंट हम लोग फील करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रीयूजेबिलिटी की, यानी कि रीयूजेबिलिटी एक प्रोवाइड कराता है। जो ये आपका होता है, जैसे सपोज कि हमने इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, इस सब प्रॉब्लम में हमने कुछ लॉजिक लिखा। अगर यही लॉजिक अगर सपोज करते हैं हमको इसमें या फिर कहीं इधर किसी एक मॉड्यूल में सेम लॉजिक अगर हमको चाहिए, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि इस सब मॉड्यूल को कॉल कर लेंगे सीधे। तो यहाँ मेरा एक एफर्ट क्या हुआ कि हमको उसको रीडिज़ाइन नहीं करना पड़ा, उस प्रॉब्लम को हम लोग रीडिज़ाइन नहीं किए, बल्कि उसको हम लोग कॉल करा के उसके आउटपुट से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका जैसे ही हम लोग छोटे छोटे स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे तो प्रोग्राम का जो होता है रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि आपका रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि लार्ज प्रॉब्लम को हमको अगर डिबग करना है, इसको अगर हमको देखना है, तो ये काफ़ी डिबगिंग में आपका डिफ़िकल्टीज हमको आएंगी। लेकिन हमने इसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, तो अब ये सब प्रॉब्लम को हम लोग ईजिली देख सकते हैं, इसको रीडेबल होगा। तो इससे इसको मेंटेन करने में हमको काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो जनरल लैंग्वेज क्या होता है? तो जनरल लैंग्वेज एक वैसा हमारा मीडियम होता है। लैंग्वेज क्या होता है? एक मीडियम होता है जो कि अपनी बात को हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज एक वैसा आपका एक लैंग्वेज होता है, यानी कि एक मीडिया होता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। एक इंटरेक्शन का मीडियम होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल, अगर हम लोग इसको एग्जांपल देखें तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है, ये एक अदर पर्सन है, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, इन दोनों को बात करना है। तो ये क्या करेंगे? एक मीडियम का यूज़ करेंगे जो कि अपने बातों को या तो लिख के या तो फिर बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स को। तो ये जो एक्सप्रेशन यानी थॉट ऑफ एक्सप्रेशन जो होगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे? लैंग्वेज बोलेंगे। तो ऐसे ही बात करते हैं अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक यूज़र होता है और एक आपका कंप्यूटर, तो ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है हम लोग उसको लैंग्वेज बोलते हैं। तो बहुत सारे लैंग्वेज का यूज़ हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने में करते हैं। कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। इसके टाइप में देखें हम लोग तो लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या होते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज, और एक होता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज होता है ये आपका मशीन डिपेंडेंट होता है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं वो आपके मशीन डिपेंडेंट होते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग दो लैंग्वेज देखते हैं, एक मशीन लेवल लैंग्वेज आता है और एक आता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज में जो ये एक ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हम लोग सिर्फ 0 और 1 फॉर्मेट में किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाइनरी फॉर्मेट होता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है आपके बाइनरी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। एक वैसा कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें हम अपने प्रोग्रामिंग को, अपने लॉजिक को, अपने टेक्निक्स को अगर हम लोग 1-0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। और ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है ये डायरेक्टली एक्सेप्टेबल होता है कंप्यूटर में, यानी कि हम लोग अगर प्रोग्राम अगर इसको यूज़ करेंगे, हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पे कि ट्रांसलेशन प्रोग्राम क्या होता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर जो होता है डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग कर सकता है आपके बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ पे बाइनरी इंस्ट्रक्शन में एक प्रोग्रामिंग होता है जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हुए इसके डिसएडवांटेज क्या है कि हर एक कोई तो याद नहीं रख सकता आपका, यानी कि 1-0 के फॉर्मेट में अगर कोडिंग करना हो तो काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो इसको देखते हुए
एक नया लैंग्वेज डेवलप हुआ जिसको बोला गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर का यूज़ करके इस लैंग्वेज के कोडिंग को लिखा जाता है, यानी कि जैसे ऐड होता है, मूव, सबट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे इसमें यूज़ होते हैं जो कि रजिस्टर बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है एक्चुअली। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो आपके नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो ये जो लैंग्वेज है, तो अब ये लैंग्वेज काफ़ी इजी हुआ इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें। लेकिन ये क्या था, तो ये दोनों जो लैंग्वेज थे, जो लो लेवल लैंग्वेज तो थे, लेकिन ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थे। तो मशीन डिपेंडेंट कहने का मतलब, सपोज करते हैं कि आपके पास ये ऐसे कुछ मशीन्स हैं जिनका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग अलग से हैं। तो अगर हमको लिखना अगर हो, हमने सपोज करा इस मशीन पे कुछ कोडिंग किया, तो ये सेम कोड इस मशीन पे रन नहीं करेगा। तो अब इसमें हमको इस मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, यानी कि इसमें प्रोग्रामिंग करने के पहले आपके इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए, इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसमें सफिशिएंटली प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स था, यानी कि जितने मशीन पे आपको प्रोग्रामिंग करनी हो उस मशीन का आपको कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा, उसका आपका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होते थे उस टाइम के प्रोग्रामिंग करने में। तो इसको देखते हुए एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी आया जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे इसको सपोर्ट करने वाले जो भी लैंग्वेज होते हैं वो आपके मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब, हम लोग एक लैंग्वेज एक मशीन पे हम लोग कोडिंग करेंगे, तो विदाउट नोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मशीन वी कैन रन और कंपाइल सेम कोड ऑन दैट मशीन। यानी कि हम अपने एक मशीन पे कोडिंग करेंगे, उस कोडिंग को हम लोग अलग अलग मशीन पे सेम कोड को रन करा सकते हैं। तो हमारे मार्केट में बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे आपका सी हुआ, आपके फॉर्ट्रैन हो गया, जावा हो गया, C++ हुआ, बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, सपोर्ट करते हैं। जब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आता है आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और दूसरा आता है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहने का मतलब, अब बात करते हैं इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जावा प्रोग्रामिंग से। यहाँ पे एक जावा प्रोग्रामिंग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है आपके राइट वंस और रन एवरीवेयर कॉन्सेप्ट को। यानी कि जावा प्रोग्रामिंग, अगर हम लोग जावा में कोई कोड लिखे तो उसको एक बार लिखते हैं हम लोग और उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम उसको रन कराते हैं। तो प्लेटफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये जावा का एक बार हमने कोड लिखा, ये आपका कोड आपके मोबाइल पे भी रन कर सकता है, वॉशिंग मशीन में भी रन करता है, रेफ्रिजरेटर में भी रन करता है, बहुत तरीके के एसी में भी रन कर सकता है। तो बहुत तरीके पे अपने इस जावा कोड को हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपका क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो मशीन डिपेंडेंट थे और यहाँ पे आपके जो थे ये मशीन इंडिपेंडेंट थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रांसलेटर की। तो ट्रांसलेशन एक वैसा प्रोग्राम होता है जो कि आपके एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जानते हैं कि जो मशीन लेवल जो लैंग्वेज था तो डायरेक्ट बाइनरी फॉर्मेट को सपोर्ट करता था, यानी उसका हम लोग बाइनरी इंस्ट्रक्शन लिखते थे तो उसको कंप्यूटर डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करता था। लेकिन हम लोग फैमिलियर हैं नेचुरल लैंग्वेजेस से, हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में नेचुरल लैंग्वेजेस का। जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग कुछ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग फैमिलियर हैं नेचुरल लैंग्वेज से, लेकिन कंप्यूटर फैमिलियर है आपका बाइनरी इंस्ट्रक्शन से। वो बाइनरी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन हम कोडिंग करेंगे अपना कुछ नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमको एक प्रोग्राम देखते हैं, हर एक जिसको हम लोग ट्रांसलेशन प्रोग्राम बोलते हैं। ये जो प्रोग्राम होता है हम जो लिखते हैं अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस में, हम जो यहाँ पे जो लिखा हमने हाई लेवल लैंग्वेज में, वो क्या करता है, आपका एक जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम होता है वो इस हाई लेवल लैंग्वेज को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है और इसका इक्विवेलेंट
और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेजेस में। तो ट्रांसलेटर जो होता है आपके किसी भी लैंग्वेज के साथ ही इंस्टॉल होता है। अगर हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज अगर अपने कंप्यूटर पर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ उसका ट्रांसलेशन प्रोग्राम भी इंस्टॉल होता है, यानी कि वो हमको एक यूआई प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज में अपन कोडिंग को करते हैं, और ये जो ट्रांसलेशन का यानी हम लोग कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करते हैं तो क्या कर वो हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है उस ट्रांसलेशन प्रोग्राम में एज इनपुट जाता है और उसको उसका इक्विवेलेंट मशीन लेवल लैंग्वेज कोड जनरेट होता है जो कि कंप्यूटर उसको समझ सकता है। और जब ये कंप्यूटर जो उसका जो प्रोसेस करेगा उस प्रोसेस पे कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, उस आउटपुट को ट्रांसलेशन प्रोग्राम को भेजेगा, और ये जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम है फिर से आपका उसका इक्विवेलेंट और कॉरस्पॉन्डिंग हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आपको दे देगा। तो एज ए रिजल्ट हम लोग अपने लैंग्वेज में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, देखते हैं, और जो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम कुछ आपके ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, जैसे असेंबली लेवल लैंग्वेज के साथ जो उसका ट्रांसलेशन प्रोग्राम यूज़ होता है उसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं। जो इंटरप्रीटर और जो कंपाइलर हैं वो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है इंटरप्रीटर और कंपाइलर में। इंटरप्रीटर सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरे कुछ लाइन्स ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया। अब अगर हमको इसको कंपाइल या फिर इंटरप्रीट, दोनों का मतलब होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को उसके इक्विवेलेंट मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में जनरेट करना। तो दो तरीके से यूज़ होता है, एक कोई लैंग्वेज होता है जो कि कंपाइलर यूज़ करता है, कोई लैंग्वेज होता है आपका इंटरप्रीटर यूज़ करता है। तो जो लैंग्वेज इंटरप्रीटर यूज़ करता है वो लैंग्वेज इसको, इंटरप्रीटर का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करना और इसका ट्रांसलेशन करना। यानी कि अगर कोई एक लैंग्वेज जो आपका इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा है वो आपके हर एक लाइन को एक लाइन को एक बार में रीड करेगा और उसका इक्विवेलेंट आपका मशीन लेवल कोड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई एक मेरा एरर है, तो ये जो भी कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जो भी आपके ट्रांसलेशन प्रोग्राम होते हैं वो आपके सिंटैक्स एरर को बताते हैं, ग्रामेटिकल एरर को ये नहीं बताते हैं। तो सिंटैक्स एरर कोई भी, जैसे हमने सिंटैक्स एरर यानी कि हमको पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। अपने प्रोग्राम में हम लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उसके प्रॉपर सिंटैक्स को लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो ये उसको डिटेक्ट करता है, यानी कि उसका इक्विवेलेंट मशीन लेवल तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक हम उस एरर को रेक्टिफाई ना कर पाएँ। तो यहाँ पे आपका सपोज करते हैं इस लाइन में एरर है, तो इंटरप्रीटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन हर एक कोड को एग्जीक्यूट किया, यहाँ तक तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन इस लाइन में आएगा उसको देखेगा इस सिंटैक्स एरर है, तो वो आपका एरर रेज करेगा, एरर जनरेट करेगा और उसको हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, इस प्रोग्राम को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है, एक ही बार में उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसमें जितने भी एरर्स होंगे उसको एक ही बार में वो शो कर देगा। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है इंटरप्रीटर और कंपाइलर में। ऐसा हम देखते हैं कि जो कंपाइलर होता है वो आपका फास्ट होता है। क्यों एग्जीक्यूशन में ये फास्ट होता है? क्योंकि एट ए टाइम अगर हमने बहुत सारा लाइन लिखा है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हैं, तो उसको एक बार में कंपाइल कर दिया, एक बार में उसको उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। लेकिन जो इंटरप्रीटर होता है स्लो होता है कंपाइलेशन में। लेकिन यहाँ पे हमको अगर इंटरप्रीटर का बात करें तो यहाँ पे फास्ट फॉर डिबगिंग होता है, यानी कि हम लोग एरर को जल्दी जल्दी फाइंड करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और कंपाइलर होता है स्लो फॉर डिबगिंग होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बेसिक कुछ आइडिया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सी के इन्वायरमेंट की। तो सी इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट मशीन पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम सी का यूज़ करेंगे। तो सी आपका विंडोज़ प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, लिनक्स को भी सपोर्ट करता है, आप मैक पे भी अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे कुछ कंपाइलर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे टर्बो सी, कुछ डॉस मोड में भी यूज़ होते हैं, टर्बो सी, सी प्लस बिल्डर, जीसीसी कंपाइलर, आपका बोरलैंड सी प्लस प्लस, सब सी, टीनी सी, और जो विजुअल सी प्लस प्लस, कुछ आपके ये कंपाइलर्स हैं। इसके साथ इसका कुछ एडिटर आता है, जैसे ये हम जानते हैं कि जैसे
टर्बो सी प्लस प्लस का ये कंपाइलर है। तो यहाँ पे ये विंडोज़ में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, डॉस में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम को कोडिंग करते हैं हम लोग, यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं और ये प्रोग्राम करने के बाद इसका एक इक्विवेलेंट मशीन लेवल कोड हम लोग जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग कंपाइल बोलते हैं। तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पे कंपाइल पे जाके आप कंपाइल एक ऑप्शन आता है, कंपाइल मेन्यू में जाके आप कंपाइल कर सकते हैं, रन में जाके आप रन कर सकते हैं। यानी कंपाइल करने का मतलब आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, यानी कोड मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज हो गया। और उसको अगर हमको रन करना है, अपना आउटपुट देखना है, तो हम लोग रन मेनू में जाके अपने आउटपुट उसको शो करा सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम रन करेंगे और आपका आउटपुट आपके विंडोज़, इधर मेनू होता है विंडोज़ में, जाकर हम उसके आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो कंपाइल हम लोग करते हैं यहाँ पे Alt + F9 से हम लोग कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को। रन करने का कमांड होता है जो आपका Ctrl + F9 होता है। तो इस कुछ कमांड का यूज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो सेवरल कंपाइलर्स हैं, तो आपके जितने भी कंपाइलर्स हैं, इस कंपाइलर का यूज़ हम लोग डिफरेंट वे में करते हैं। अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग आपके मेनू अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से रन करते हैं। अब कुछ अगर हम बात करें तो कुछ ऑनलाइन कंपाइलर भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके कोडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ वेरिएंट्स होते हैं। हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे अपने सी का, वो हम लोग उबुंटू प्लेटफॉर्म पे करेंगे। उबुंटू प्लेटफॉर्म आपका एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्जन है। तो हम लोग यहाँ जो प्रोग्राम करेंगे वो उबुंटू प्लेटफॉर्म होगा हम लोग का। तो जो जिनके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनके लिए भी कोई डोंट वरी, आप लोग प्रोग्राम का सिंटैक्स सेम होता है, प्रोग्राम सेम होगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन का प्रोसेस अलग होता है, कंपाइल का और रन का। तो जैसे हमने विंडोज़ में पीछे में देखा था कि विंडोज़ अगर प्रोग्रामिंग में हम लोग कंपाइल करते हैं Ctrl + F9 या फिर Alt + F9 का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल या रन कर सकते हैं। तो बस डिफरेंस वही है, कंपाइलेशन और रन का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रोग्राम है उसका सिंटैक्स सेम है। तो हम देखेंगे कि जो अपने मशीन, यानी कि हम लोग जो उबुंटू पे प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग अपना प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके सिस्टम में जीसीसी इंस्टॉल है कि नहीं है। तो आपका सबसे पहले जीसीसी इंस्टॉल होना चाहिए आपके उबुंटू प्लेटफॉर्म पे। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं ऐसे, Ctrl + Alt + T, जैसे यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो आपका एक टर्मिनल ओपन होगा। वहाँ पे आप GCC--b और GCC--- वर्जन अगर आप लिखते हैं, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में GCC इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर आपका यहाँ एरर आ रहा है या फिर नहीं इंस्टॉल है, तो आप उसको sudo apt-get install GCC आपको करेंगे, आपका पासवर्ड पूछेगा, आपका GCC इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, एक इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ये आपका टर्मिनल मैंने प्रेस किया, Ctrl Alt + T, ये प्रेस आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे GCC--v। तो जैसे प्रेस करने से आपका ये जो GCC का जो कंपाइलर वर्जन है यहाँ पे आपका दिखाएगा, ये आपका कंपाइलर वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। या फिर हम इस यहाँ पे हम लोग GCC--- वर्जन अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो आपका GCC इंस्टॉल है। यहाँ पे हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपका इंस्टॉल नहीं है, तो आप यहाँ पे ये कमांड को आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने कुछ बेसिक आइडियाज़ देख लिया, कुछ अपना कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज की। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सी लैंग्वेज। तो हम बात करेंगे सी कैरेक्टर सेट की। सी में जो हम सी का प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, तो उसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, नंबर का यूज़ करते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट कर दिया है। जैसे कैपिटल अपर केस जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो परमिटेबल है, लोअर केस कैरेक्टर परमिटेबल है, नंबर जितने भी आपके नंबर हैं वो परमिटेबल हैं। कुछ स्पेशल सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर सेट का यूज़ करके अपने हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज को हम लोग लर्न कैसे करें। तो जो बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक वे में, एक अच्छे वे में, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लर्निंग करेंगे अपने सी लैंग्वेज को। जैसा कि अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी नेचुरल लैंग्वेज की, तो कोई भी नेचुरल लैंग्वेज सीखने के पहले हमको उसका अपना अल्फ़ाबेट हमको सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका अगर अल्फ़ाबेट क्लियर है, तो उस अल्फ़ाबेट से हम लोग
यूज़ करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट करते हैं। तो मीनिंगफुल वर्ड्स आपने क्रिएट करना सीख लिया, तो इस वर्ड का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस जनरेट करते हैं। ये जो सेंटेंस होगा, आपका वर्ड जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे आपके सेंटेंसेस होंगे। और ये जो सेंटेंसेस को अगर हम लोग बाइंड करेंगे, अगर इसको हम मिलाते हैं तो एक पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं। तो ये पैराग्राफ आपका बेस्ड होता है आपके सेंटेंसेस पे, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके वर्ड्स पे बेस्ड होते हैं। यानी कि एक अच्छा पैराग्राफ आपके अच्छे वर्ड और अच्छे सेंटेंस का यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही बात करते हैं कि अगर हम लोग सी देखेंगे तो सी में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल, ये तो सबको आता है। इतने कुछ अल्फ़ाबेट, डिजिट और सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ करके हम लोग कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, कुछ इसके कीवर्ड्स हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो कांस्टेंट, कीवर्ड्स और वेरिएबल डिफ़ाइन करके हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैसे लॉजिक इम्प्लीमेंट करें, और ये जो अगर हमने लॉजिक एक अच्छे वे में इम्प्लीमेंट किया तो बहुत सारे लॉजिक का इम्प्लीमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो यानी कि आपका कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड और आपके लॉजिक अच्छे हैं तो आपका प्रोग्राम जो होगा ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसको आपको इस स्टेप में हम लोग किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी एक सी प्रोग्राम, एक कंप्लीट सी प्रोग्राम जो होता है वो एक इस वे में आपको दिखेगा, कोई भी कंप्लीट प्रोग्राम हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, आपको एक अगर अच्छा प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले आपको इसी वे में हैबिचुएट होना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए जिससे आपका जो प्रोग्राम है एक रीडेबल होगा और काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो मेरा कमेंट सेक्शन होता है। जो भी हमारे प्रोग्राम में जो भी हम लोग कमेंट लिखते हैं तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो ये कमेंट हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक ओवरव्यू ऑफ सी देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम लोग जो फर्स्ट होता है वो मेरा कमेंट सेक्शन होता है। कमेंट सी में दो तरीके से होता है, एक होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश से। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि जब कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर आपका आता है और इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज। हम लोग पीछे देखा हमने। तो ये जो हम लोग कमेंट सेक्शन में जो मेरा एक फर्स्ट सेक्शन ये जो कमेंट होता है, तो कमेंट एक होता है मेरा डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो इसके अंदर हम लोग इसके आगे कुछ भी लिखते हैं तो वो मेरा एज ए ट्रीट करता है कमेंट, यानी कि कंपाइलर आएगा तो इस चीज़ को वो इग्नोर कर देगा। जहाँ ही उसको ये दोनों सिंबल साथ में मिले विदाउट हैविंग एनी स्पेस, तो ये क्या करेगा, उसको एज ए कमेंट ट्रीट करेगा। और कमेंट कहने का मतलब इसका इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसको इग्नोर कर देगा कंपाइलर। दूसरा होता है आपका होता है मल्टी लाइन कमेंट, जिसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक्स सिंबल विदाउट स्पेस से यूज़ करते हैं हम लोग। और इसको हम लोग क्लोज करते हैं इसका अपोजिट, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश ये एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से। तो अब ये होते हैं आपके, ये होते हैं मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि अगर ये आपके प्रोग्राम में एक बार शुरू हुआ, इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो जब तक इसको हम लोग क्लोज नहीं करते हैं तब तक ये आपके जो आपका कंपाइलर है इसको रीड नहीं करेगा, इसको एज ए कमेंट समझेगा, उसको इग्नोर करता जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो मेरा कमेंट सेक्शन होता है। जो सेकेंड होता है वो आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहने का मतलब आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन जो हम लोग सी में या फिर किसी हम लोग जैसे ऐसे देखते हैं, अगर हमको कोई बुक एक्सेस करना होता है, जनरली अगर बात करें किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटीज़ की, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी होता है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होते हैं। अगर ये किसी एक पार्टिकुलर बुक को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर बुक को एक्सेस करते हैं अपने लाइब्रेरी से। तो ऐसे ही हम लोग सी में जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन होगा तो उसका डिफिनीसन जो भी होता है उसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। तो उसका डिफिनीसन अगर हमको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करना अपने प्रोग्रामिंग में तो हमको उसको यहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका ग्लोबल वेरिएबल्स या फिर ग्लोबल फंक्शंस। तो ग्लोबल वेरिएबल्स और फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ग्लोबल फंक्शन क्या होते हैं कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं ये आपके प्रोग्राम थ्रू आउट प्रोग्राम आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में कहीं भी हम इसका ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो एक वैसा वेरिएबल
जो कि आपको कहीं भी यूज़ करना हो तो उसको हम लोग कहाँ डिक्लेयर करेंगे, आपके ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, यानी प्री प्रोसेसर के बाद में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैथ में x इक्वल टू 5 6 जो भी हो, तो ये जो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो x होता है ये 5 के वैल्यू को कंटेन करता है, यानी कि ये इसका वैल्यू हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। x इक्वल टू नाउ हम लोग 6 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 6 होगा, अब ये पहले तो 5 था अब 6 हो गया, यानी कि कहने का मतलब आपका एक वैसा वैल्यू जो कि आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग में आपके मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करके रखता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। तो अगर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमको यहाँ पे उसको वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कुछ फंक्शन डिक्लेरेशन होता है हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका मेन फंक्शन, हम लोगों ने देखा था पीछे कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होता है उसमें एक वेल डिफाइंड एंट्री सेक्शन होता है। तो वेल डिफाइंड एंट्री सेक्शन का मतलब यहाँ पे हम लोग एक मेन फंक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पे मेन ये आपका प्रोग्राम में ज़रूरी होता है, अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग मेन फंक्शन को देखते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं तो वहाँ हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। तो मेन प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि मेन फंक्शन जो होता है इसके अंदर जो आपका कंट्रोल आएगा, तो सबसे पहले इसको मेन फंक्शन को वो खोजता है। तो सबसे मेन मिला उसको, तो यहाँ से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसका एक स्कोप डिफाइन करते हैं। तो ये हुआ आपका ओपनिंग ब्रेस और ये आपका क्लोजिंग ब्रेस। ये इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे अपना एक लोकल, अगर हमको एग्जीक्यूशन लिखना है तो या फिर लोकल लॉजिक लिखना है तो हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे अपने कुछ एग्जीक्यूशन या फिर अपने लॉजिक को परफॉर्म करते हैं। देन इसका आपका क्लोजिंग ब्रेस, ये आपका यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है। नेक्स्ट जो आता है, अगर सपोज करते हैं कि हमने देखा था मॉडुलर प्रोग्रामिंग में हम लोग एक बड़े प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं। तो अगर बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो वो फंक्शन को अगर हमने सपोज करते हैं हमने मॉडुलर प्रोग्राम में कोई भी अप्रोच का यूज़ करके हमने फंक्शन डिफाइन किया है, तो हम लोग नेक्स्ट जो आता है आपका हम लोग फंक्शंस लिखते हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं एज ए मेन भी एक मेरा फंक्शन है, तो मेन और ये फंक्शन एक ही जैसा सेम दिखता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन का यूज़ करते हैं। और ये फंक्शन 1 जैसे मैंने लिखा फंक्शन 2, तो फंक्शन 1 का कुछ और भी नेम हो सकता है, तो हम फंक्शन 1 यूज़ करते हैं, फंक्शंस यूज़ करते हैं और इसके कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं। और इसका स्कोप होता है, इसमें हम लोग लोकल वेरिएबल का डिक्लेयर करेंगे और अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग फंक्शन 2 को भी लिख सकते हैं, फंक्शन 3, कोई भी जितने भी फंक्शन हो हम उसको एक वे में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम ऐसा दिखता है, यानी कि सबसे पहला में कमेंट सेक्शन, देन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, देन ग्लोबल वेरिएबल, देन ग्लोबल फंक्शन, मेन फंक्शन, इसका लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट डिफिनीशन, आपका कुछ लॉजिक या फिर फंक्शन आर्गुमेंट्स, और ये आपका एक कंप्लीट सी का स्ट्रक्चर हम लोग, यानी कि कोई भी अगर आपका वेल डिफाइंड प्रोग्राम होता है, आपका एक सी का अगर कंप्लीट प्रोग्राम होता है तो आपके एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, जो कि हम लोग इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसको एक कंप्लीट जो हमने यहाँ पे देखा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उसका हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो पहले में हमने क्या लिखा कि दिस प्रोग्राम कैलकुलेट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यानी प्रोग्राम का नेम हमने दिया। जो मेरा फर्स्ट जो था कमेंट सेक्शन था, कमेंट में हमने अपने प्रोग्राम का नेम दिया। नेक्स्ट जो था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हमने यहाँ पे लिखा stdio.h। ये आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा आगे जब हम लोग इसको देखेंगे एक डिटेल वे में। हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सी का एक वेल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कंप्लीट प्रोग्राम कैसे हो सकता है, एक आइडिया मिलेगा हमें। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हमने उसको फर्स्ट में यूज़ किया। देन आता है हमने ग्लोबल वेरिएबल का डिफाइन किया। यहाँ पे इंटीजर जो सम है, सम एक वेरिएबल है जो कि मेरे मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर सकता है ड्यूरिंग मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिक्लेयर किया एडिशन नाम का। ये क्या करेगा, ये फंक्शन डिक्लेयर होगा, इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे। एवरीथिंग वी विल डिस्कस लेटर, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन क्या होता है कि मेन सेक्शन का आपका एक स्कोप हुआ,
हमने एक इसका ओपनिंग ब्रेस बनाया और इसका क्लोजिंग ब्रेस। इसके अंदर हम इसके मेन फंक्शन के लॉजिक को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक नंबर 1 और एक नंबर 2 हमने डिफाइन किया है, और इस नंबर 1 में हमने 10 असाइन किया, नंबर 2 में 20 असाइन किया। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर हमने कुछ लॉजिक लिखा, हमने स्टेटमेंट प्रोसेसिंग किया। तो यहाँ से हम एज एडिशन मेरा एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर किया था। इस एडिशन से हम नंबर 1 और नंबर 2 को पास कर रहे हैं एज आर्गूमेंट। और हम ये जो फंक्शन, अब हमने सम फंक्शन को, हमने एडिशन फंक्शन को हमने एक सेपरेट फंक्शन बना लिया, जो कि हम इसको मेन सेक्शन के नीचे हमने लिखा, इसको एक अपना स्कोप इसका डिफाइन किया। हमने इस एडिशन सेक्शन में इसको रिसीव किया नंबर 1 नंबर 2 को, और हम यहाँ पे कुछ 2 लोकल वेरिएबल, इसका हमने लोकल वेरिएबल डिफाइन किया। और इस नंबर 3 और नंबर 4 नाम के लोकल वेरिएबल में हम एक असाइनमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और अब यहाँ देखते हैं ये जो सम है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल, जो इस सम का यूज़ हमने यहाँ किया है। सम में हमने क्या किया, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल से मतलब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल इसको तो हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया डायरेक्टली, लेकिन इस नंबर 1 को और नंबर 2 जो कि इसका स्कोप सिर्फ इसी लोकल है, इसी मेन के लिए ये लोकल है, सिर्फ मेन से बाहर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट यूज़ यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सम का ये आपका ग्लोबल है, ये प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ हो सकता है, तो इसलिए हमने इसका डायरेक्ट यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब यहाँ num1 और num2 को हमने क्या किया, इसको एक्सेस करने के लिए, इसके वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट पास कर देंगे। ये चीज़ हम लोग देखेंगे डिटेल, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल से देखेंगे इस चीज़ को कैसे होता है। जो नए हैं उनके लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ से जो num1 है, जो num2 है, हमने उसको पास किया जाए एन आर्गूमेंट। तो यहाँ पे हम उस नम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस नम ऑपरेशन पे हमने परफॉर्मेंस किया, इसको नम जोड़ के हमने सम वेरिएबल जो कि एक आपका ग्लोबल टाइप है, इसमें हमने इसको एक्सेस किया। और एक जो प्रिंटफ हमने क्या किया, प्रिंटफ एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये जो प्रिंटफ है, हमने पहले बताया था कि प्रिंटफ जो कोई भी फंक्शन होता है, अगर वो लाइब्रेरी ये जो प्रिंटफ है तो इसको खोजेगा, कंपाइलर आएगा तो पूछेगा कि ये क्या है प्रिंटफ। तो हमको इसको बताना पड़ेगा कि ये जो प्रिंटफ है वो आपका इस हेडर फाइल में, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि stdio.h में इसका डिफिनीशन दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे एक डिक्लेयर किया था, हमने यहाँ पे तो डिक्लेयर किया और हमने इसका यूज़ किया यहाँ पे, लेकिन हमने उसको यहाँ पे डिफाइन किया है। तो वैसे ही प्रिंटफ जो है आपका डिफाइन होगा ये आपके stdio.header फाइल, इसको header.h मतलब हेडर फाइल, ये हेडर फाइल में आपका प्रिंटफ डिफाइन है, जो कि क्या करता है कि जो हम इसके अंदर कुछ आर्गूमेंट अगर हम लोग लिखते हैं तो वो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने प्रिंट किया। ये जो %d होता है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके हमने प्रिंट किया है सम को। फिर हमने एक दूसरा प्रिंटफ यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन, जो num3 जो यहाँ पे हमने नंबर 3 और 4 लिया, उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, उसका हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, उसका एक लॉजिक हमने लिखा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लिखा। तो अब कहने का मतलब ये आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग वो जो देखा था, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका जो है, एक बार मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कमेंट, प्री प्रोसेसर, ग्लोबल वेरिएबल, मेन फंक्शन, इसको हम यूज़ करके हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है। और भी फंक्शंस हो सकते हैं, हमने एडिशन लिखा है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है, बहुत सारे फंक्शन हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो हम देखेंगे कि सम दिखाएगा, आपका स्क्रीन पे दिखेगा सम 30, ये जो सम है आपका 30 दिखेगा, 10 + 20 को ऐड करेगा और मल्टीप्लिकेशन में आपका 9 शो करेगा। आई होप कि आपको एक कंप्लीट सी प्रोग्राम का प्रोटोटाइप जो है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए और अपना सजेशन दीजिए ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में।